अध्याय एक। परिचय। भारत के अरबपतियों का नया साम्राज्य। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक हिंदी, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो भारत के आर्थिक चेहरे का आईना है, जो दिखाती है कि कैसे कुछ दशकों में भारत ने गरीबी से अमीरी की छलांग तो लगाई, पर साथ ही असमानता की खाई भी गहरी कर ली। यह कहानी है भारत के अरबपतियों की, उनके सपनों की, उनकी ताकत की और उस सिस्टम की जो उन्हें ऊपर उठाता भी है और नीचे गिरने से भी बचा लेता है। यह है द बिलियनियर राज, यानी भारत के नए राजाओं की कहानी, जहां सत्ता, पैसा और प्रभाव एक दूसरे के साथ मिलकर नए भारत का रूप गढ़ते हैं। भारत, सपनों से अरबों तक की यात्रा। आजादी के बाद भारत का सपना था एक न्यायपूर्ण समाज जहां हर कोई बराबर हो। पर 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद भारत का सपना बदलने लगा। उस समय का भारत गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी था। सरकारी नौकरियों पर निर्भर समाज में अचानक प्राइवेट सेक्टर का विस्फोट हुआ। टीवी, फोन, विदेशी ब्रांड और शेयर मार्केट, ये सब नए युग की निशानियां बन गए। यहीं से जन्म हुआ द बिलियनियर राज का। एक ऐसा भारत जहां कुछ लोग इतनी तेजी से अमीर हुए कि बाकी लोग हैरान रह गए। और यह अमीरी केवल मेहनत की नहीं थी, यह कनेक्शन, पॉलिटिक्स और अपॉर्चुनिटी का खेल था। अरबपति बनाम आम आदमी। भारत में आज अरबपतियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वह अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आ चुका है। पर सवाल यह है, क्या इसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है या सिर्फ कुछ गिने चुने नामों तक सीमित है? इस किताब में लेखक बताते हैं कि भारत का बिलियनियर बूम सिर्फ धन का नहीं बल्कि प्रभाव का खेल है। भारत के अरबपति केवल व्यापार नहीं करते, वे नीति बनाते हैं, मीडिया को प्रभावित करते हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अरबपतियों का नया युग, आर्थिक महाशक्ति का भ्रम। जेम्स क्रैबट्री लिखते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां गरीबी और वैभव दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ मुंबई की झोपड़पट्टियां हैं, दूसरी तरफ अंबानी का 27 मंजिला एंटीलिया। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, पर वेल्थ का बड़ा हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। आज भारत में अरबपतियों की संपत्ति देश की कुल जीडीपी का लगभग 20% से अधिक है। इसका मतलब यह है, जितनी तेजी से अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब उसी गति से पीछे छूट रहे हैं। पुराना राज्य और नया बिजनेस राज ब्रिटिश राज्य में सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में थी। आज आर्थिक राज में भी वही स्थिति है, बस नाम बदल गए हैं। राजाओं की जगह अब कॉरपोरेट घरानों ने ले ली है। इन अरबपतियों के पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नीति निर्माण की शक्ति भी है। जब सरकार कोई नया आर्थिक फैसला लेती है तो सबसे पहले इसकी खुशबू इन्हीं घरानों तक पहुंचती है। वे तय करते हैं कि कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, कहां निवेश होगा और किससे फायदा मिलेगा। रिलायंस साम्राज्य, आधुनिक भारत का प्रतीक। भारत के अरबपतियों की बात रिलायंस के बिना अधूरी है। धीरू भाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक, यह कहानी केवल सफलता की नहीं बल्कि रणनीति और नियंत्रण की भी है। धीरू भाई ने वह रास्ता चुना जहां पॉलिटिक्स और बिजनेस की डोरें जुड़ती हैं। उनका मूल मंत्र था, अगर नियम तुम्हारे खिलाफ हैं तो नियम बदल दो। और यही सोच रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाती है। आज मुकेश अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि भारत की आर्थिक नीति के संकेतक हैं। उनका हर कदम, चाहे जियो लॉन्च करना हो या रिटेल में उतरना, देश की दिशा को बदल देता है। क्रोनी कैपिटलिज्म, यह शब्द सुनने में भारी लगता है, पर अर्थ बहुत सरल है। जहां अमीरी और सत्ता आपस में सौदा करती हैं। भारत में बहुत से उद्योगपति अपनी योग्यता से नहीं बल्कि रिश्तों और पहुंच से आगे बढ़े। बैंक लोन, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, जमीनें, ये सब सिर्फ मेहनत से नहीं मिलते। लेखक बताते हैं कि भारत के अरबपतियों की यह कहानी सेल्फ मेड कम और सिस्टम मेड ज्यादा है। जो सिस्टम को समझ गया वो अरबपति बन गया। नई पीढ़ी के अरबपति अदानी, मित्तल, टाटा, बायजू, भारत की नई आर्थिक लहर नई कहानियां लेकर आई। अदानी, जिन्होंने बंदरगाहों से शुरुआत की
और अब एनर्जी व इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह बन गए। मित्तल, जिन्होंने स्टील से दुनिया जीती, टाटा, जो आज भी भरोसे का प्रतीक हैं, और बायजू, जिन्होंने शिक्षा को एक उद्योग बना दिया। इन सब के पीछे एक ही सूत्र है, विजन प्लस कनेक्शन प्लस टाइमिंग। अरबपतियों की मानसिकता। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, भारत का अरबपति सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो पहचान चाहता है। उनकी सोच वेल्थ एक्यूमुलेशन से आगे बढ़कर पावर प्रोजेक्शन बन जाती है। वे चाहते हैं कि उनका नाम, उनका ब्रांड, उनका भवन और उनकी जीवन शैली खुद में एक संदेश दे कि वे आधुनिक भारत के राजा हैं। आम जनता की दृष्टि, भारत का मध्यम वर्ग इन अरबपतियों को दो दृष्टियों से देखता है। एक तरफ प्रेरणा, दूसरी तरफ रोष। लोग कहते हैं, देखो, अगर वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? पर भीतर से सोचते हैं, सिस्टम हमारे लिए इतना मेहरबान क्यों नहीं? ये किताब उसी असंतुलन को उजागर करती है। समापन पार्ट 1। लेखक जेम्स क्रैबट्री कहते हैं, भारत का बिलियनियर राज किसी साजिश का परिणाम नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा और व्यवस्था की मिलीजुली रचना है। ये किताब हमें सिखाती है कि आधुनिक भारत में अमीरी का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि प्रभाव से तय होता है। जो प्रभावशाली है वही अमीर है, और जो समझदार है वह जानता है कि अमीरी का असली खेल शब्दों में नहीं, कनेक्शन में छिपा है। अध्याय 2, अंबानी, अडानी और कॉर्पोरेट पावर की कहानी। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। भारत की नई सदी की शुरुआत सिर्फ टेक्नोलॉजी या विकास से नहीं हुई, बल्कि कॉर्पोरेट पावर के उस युग से हुई जहां उद्योगपति अब सिर्फ कारोबारी नहीं रहे, बल्कि नीति निर्माता, राष्ट्र निर्माता और विचार निर्माता बन गए। आज भारत के अरबपतियों की चर्चा केवल शेयर बाजार या फोर्ब्स लिस्ट में नहीं होती, बल्कि संसद, मीडिया और सोशल मीडिया में भी होती है। और इस बदलाव के केंद्र में हैं अंबानी, अदानी और कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट टाइटन्स, जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को तय किया है। मुकेश अंबानी, सत्ता के नए शिखर पर अगर भारत के आधुनिक युग का कोई चेहरा है, तो वो मुकेश अंबानी है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 500 रुपए और एक दृष्टि से रिलायंस की नींव रखी थी। उनका सपना था भारत के आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ना, और उन्होंने वह कर दिखाया। लेकिन असली विस्तार तब हुआ जब उनके बेटे मुकेश अंबानी ने कंपनी को ऑयल से डिजिटल तक पहुंचा दिया। धीरूभाई का मंत्र, सिस्टम को समझो, सिस्टम से लड़ो मत। धीरूभाई अंबानी का एक प्रसिद्ध कथन था, अगर सरकार बाधा है तो सरकार से मित्रता करो। उन्होंने दिखाया कि राजनीति और बिजनेस की साझेदारी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वे जानते थे कि भारत में केवल मेहनत काफी नहीं, कनेक्शन और टाइमिंग जरूरी है। उनकी यह सोच मुकेश अंबानी के डीएनए में समा गई। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम है। टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया, पेट्रोकेमिकल, एनर्जी, हर सेक्टर में उपस्थिति। जियो, डिजिटल भारत की क्रांति। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, तो भारत में डेटा महंगा था, इंटरनेट धीमा था और स्मार्टफोन केवल शहरी वर्ग तक सीमित थे। जियो ने सब कुछ बदल दिया। डेटा सस्ता हुआ, इंटरनेट गांव-गांव पहुंचा और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन गया। लेकिन जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, वह रिलायंस की डिजिटल एम्पायर का दरवाजा थी। फेसबुक, गूगल और निवेशकों ने हजारों करोड़ का निवेश किया। रिलायंस अब तेल की नहीं, डेटा की कंपनी बन गई। अंबानी मॉडल, मोनोपोली विद मॉडर्निटी। अंबानी ने एक नया मॉडल बनाया, मोनोपोली विद मॉडर्निटी, यानी ऐसा एक अधिकार जो लोगों को सेवा देकर वैध लगे। जियो ने लोगों को सुविधा दी, पर साथ ही छोटे प्रतिस्पर्धियों को मिटा दिया। ये वही संतुलन है जो अंबानी की पहचान है। लोग खुश रहें, पर कंट्रोल हमारे पास रहे। गौतम अदानी, एक शांत पराक्रमी साम्राज्य जहां अंबानी मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में राज करते हैं, वहीं अदानी ने भूमि, बंदरगाह और ऊर्जा को अपने साम्राज्य का आधार बनाया। गौतम अदानी की कहानी भारत की आर्थिक उन्नति का सबसे तेज अध्याय है। गुजरात के एक छोटे व्यापारी परिवार से निकलकर उन्होंने बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और खनन तक हर क्षेत्र में पैर पसारे। पर उनकी असली ताकत
उनकी सरकारों से तालमेल की क्षमता में है। अदानी मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज पावर। अदानी समझते हैं कि भारत जैसे देश में विकास का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है पावर एंड पॉलिसी एक्सेस। उनका हर प्रोजेक्ट सरकार से जुड़ा होता है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो या डिफेंस कॉरिडोर। वे चुपचाप काम करते हैं, कम बोलते हैं, पर हर बड़ी नीति में उनका नाम छिपा रहता है। लेखक जेम्स क्रैबट्री लिखते हैं, अदानी रिप्रेजेंट्स द न्यू काइंड ऑफ बिलियनर who builds the nation but also owns a part of it. अंबानी बनाम अदानी, प्रतिद्वंद्विता या संतुलन। भारत की जनता अक्सर यह सवाल पूछती है, क्या अंबानी और अदानी प्रतिस्पर्धी हैं? उत्तर है नहीं, वे पूरक हैं। जहां अंबानी कॉन्सूमर इकोनॉमी चलाते हैं, वहां अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी बनाते हैं। एक भारत के घरों में है, दूसरा भारत की जमीन पर। उनके बीच टकराव नहीं, एक अनकहा संतुलन है। दोनों मिलकर भारत की आर्थिक मशीन को चलाते हैं। कॉरपोरेट शक्ति का नेटवर्क। भारत के अरबपतियों के पास केवल पैसा नहीं, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस है। राजनीति, मीडिया, प्रशासन और समाज, हर स्तर पर उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनकी कंपनियां CSR के नाम पर सोशल प्रोजेक्ट्स भी करती हैं, जो जनता का विश्वास बनाए रखते हैं। पर इसके पीछे उद्देश्य होता है पब्लिक इमेज प्लस पॉलिसी एक्सेस। वे हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, कभी दान से, कभी निवेश से, कभी मौन रहकर भी प्रभाव डालते हैं। मीडिया और अरबपति। लेखक कहते हैं, भारत में मीडिया अब केवल खबर नहीं देता, बल्कि धारणा बनाता है। रिलायंस के पास नेटवर्क 18 है। अदानी ग्रुप NDTV के नियंत्रण में है। यानी जो अरबपति देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, वे सूचना का प्रवाह भी नियंत्रित करते हैं। इससे एक नई ताकत पैदा होती है, नैरेटिव कंट्रोल, यानी लोगों के मन में वह कहानी बैठाना जो आपके हित में हो। नई अर्थव्यवस्था, डिजिटल और राजनीतिक संगम। आज का अरबपति केवल उद्योगपति नहीं है, वह डिजिटल डेटा, AI, सोशल मीडिया और इलेक्शन फंडिंग सब में मौजूद है। भारत की नई अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के गठबंधन से चलती है। जो इस गठबंधन को समझ लेता है, वो भविष्य का राजा बन जाता है। अंबानी और अदानी दोनों इसका उदाहरण हैं। अरबपतियों का ग्लोबल फेस। भारत के अरबपति अब केवल देश तक सीमित नहीं, वे अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडिया इंक्वर्स के प्रतीक हैं। अंबानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लाते हैं, अदानी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को विदेशों में फैला रहे हैं। उनकी पहुंच अब सीमाओं के पार जा चुकी है। लेखक कहते हैं, ग्रेटर देन इंडियाज बिलियनियर्स आर नॉट जस्ट बिजनेसमैन, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ अ न्यू अनइक्वल इंडिया। समापन पार्ट 2। भारत के ये अरबपति नए युग के शासक हैं, जो राजनैतिक शक्ति को बिना सिंहासन के चलाते हैं। उनका साम्राज्य कानूनी है, पर नियंत्रण नैतिक नहीं। वे देश के इंजन हैं, पर उसी इंजन की गति भी उनके हाथ में है। द बिलियनियर राज यही दिखाती है कि भारत की अमीरी सिर्फ आर्थिक कहानी नहीं, बल्कि प्रभाव की राजनीति है। अध्याय 3, राजनीतिक जुड़ाव और अरबपतियों का गुप्त नेटवर्क चैनल। ऑडियो बुक हिंदी। भारत की हर बड़ी आर्थिक कहानी के पीछे एक राजनीतिक कहानी भी छिपी होती है। पैसे की दुनिया में सफलता का मतलब सिर्फ निवेश नहीं, पहुंच भी है, और भारत में पहुंच का अर्थ है राजनीति। द बिलियनियर राज में लेखक बताते हैं कि भारत के अरबपति केवल व्यापारी नहीं, बल्कि सत्ता के अनौपचारिक सहयोगी हैं। वे नीतियों के पीछे की ताकत हैं, और कभी-कभी नीतियां उन्हीं के लिए लिखी जाती हैं। सत्ता और संपत्ति का मिलन। भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक निवेश भी बढ़ा है। जहां पहले धनवान व्यापारी राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे, आज वे सीधे चुनावों में योगदान देते हैं, पार्टी फंडिंग करते हैं और नीतियों पर परोक्ष प्रभाव डालते हैं। लेखक लिखते हैं, भारतीय अरबपतियों ने लोकतंत्र को खरीदा नहीं, बस उसे अपने हित में ढाल लिया। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या है? यह शब्द सुनने में जटिल है, पर अर्थ बहुत सरल है। जहां राजनीति और पूंजी का मेल होता है, वहां क्रोनी कैपिटलिज्म जन्म लेता है। यानी कुछ खास व्यापारी राजनीतिक संपर्कों के कारण विशेष अवसर, लाइसेंस या ठेके हासिल करते हैं। भारत में यह प्रक्रिया इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि अब यह असामान्य नहीं लगती,
बल्कि यह नई सामान्यता बन चुकी है। राजनीतिक चंदा और व्यावसायिक लाभ। हर चुनाव से पहले देश के बड़े कॉरपोरेट घराने राजनीतिक पार्टियों को फंड देते हैं। यह योगदान सिर्फ समर्थन नहीं, एक इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बदले में उन्हें मिलता है सरकारी प्रोजेक्ट, नीतिगत छूट या बैंकिंग सहायता। सार्वजनिक रूप से यह सब पारदर्शी दिखता है, पर वास्तविक खेल पर्दे के पीछे चलता है। अघोषित समझौते। एक अरबपति कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहेगा कि उसने किसी पार्टी को सहायता दी, पर उसके बिजनेस निर्णय और सरकारी नीतियां कई बार एक साथ बदलते हैं। यह वही अदृश्य डोर है जो क्रोनी कैपिटलिज्म को संचालित करती है। लेखक लिखते हैं, भारत के अरबपति नेता नहीं चुनते, वे नेता निर्माण करते हैं। नीति, एक व्यापारिक साधन। नीतियां जो जनता के हित में बननी चाहिए, अक्सर कॉरपोरेट हित में बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब सरकार किसी सेक्टर को प्रोत्साहन देती है, तो सबसे पहले वही कंपनियां लाभ उठाती हैं जो पहले से तैयार होती हैं। और यह तैयारी कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जानकारी का परिणाम होती है। इसे कहते हैं पॉलिसी इन्फ्लुएंस नेटवर्क। लॉबिंग, पर्दे के पीछे की शक्ति। भारत में लॉबिंग शब्द कानूनी रूप से अभी भी धुंधला क्षेत्र है, पर इसका अस्तित्व निर्विवाद है। बड़ी कंपनियां पब्लिक अफेयर्स के नाम पर सरकार से संवाद करती हैं। वे प्रस्ताव बनाती हैं, डेटा प्रस्तुत करती हैं और नीतिगत सुझाव देती हैं। असल में यह संवाद नीति निर्माण का नियंत्रण है। मंत्री, अफसर और उद्योगपति, तीन स्तंभ। भारत का आधुनिक तंत्र तीन स्तंभों पर टिका है। एक राजनीति, नीति निर्माता। दो प्रशासन, कार्यान्वयनकर्ता। तीन कॉरपोरेट, लाभार्थी। इन तीनों के बीच एक गुप्त समन्वय काम करता है। हर नीति में एक अदृश्य हाथ होता है जो जनता नहीं देख पाती। लेखक कहते हैं, इन इंडिया बिजनेस एंड पॉलिटिक्स डोंट मीट एक्सीडेंटली, दे मीट बाय डिजाइन। बैंकों का खेल, पैसा, आरण और क्षमा। भारत के अरबपतियों के पास केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि बैंकिंग तंत्र तक पहुंच भी होती है। जहां आम आदमी के लिए एक छोटा लोन भी मुश्किल है, वहीं अरबपतियों को हजारों करोड़ के लोन आसानी से मिलते हैं। और अगर कारोबार असफल हुआ, तो उसे एनपीए घोषित करके लिखा घाटा कर दिया जाता है। कई बार वही व्यक्ति नई कंपनी के नाम से दोबारा वही पैसा हासिल कर लेता है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है कॉर्पोरेट क्लीजिंग, पर यह असल में पॉलिटिकल ब्लेसिंग होती है। मीडिया और सरकार का आपसी खेल। जब किसी अरबपति का नाम विवादों में आता है, तो मीडिया का रुख या तो नरम हो जाता है या विषय अचानक गायब हो जाता है। यह सिर्फ विज्ञापन का प्रभाव नहीं, बल्कि मीडिया स्वामित्व की राजनीति है। जब वही अरबपति चैनल या अखबार के मालिक हों, तो सवाल कौन पूछेगा? अफसरशाही की भूमिका। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस राजनीति और उद्योग के बीच सेतु का काम करती है। कई वरिष्ठ अफसर रिटायरमेंट के बाद इन्हीं कॉरपोरेट घरानों के सलाहकार बन जाते हैं। यह पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट एक प्रकार की साइलेंट रिवॉर्ड सिस्टम है। इससे सरकारी नीतियों में पहले ही झुकाव पैदा हो जाता है। आम जनता कहाँ है इस खेल में? हर नीति, हर योजना जनता के नाम पर शुरू होती है, पर उसका लाभ अक्सर शीर्ष पर जा पहुंचता है। आम आदमी टैक्स देता है, और वो टैक्स कभी बैंक बेलआउट में, कभी सरकारी प्रोत्साहन में कॉरपोरेट तक पहुंच जाता है। लेखक कहते हैं, द बिलियनियर राज इज फंडेड बाय द मिडिल क्लास। विदेश नीति में भी व्यापार। भारत के अरबपति अब सिर्फ घरेलू नीति तक सीमित नहीं, वे विदेशों में भी सरकार के साथ साझा समझौते करते हैं। ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और निर्माण, हर क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में प्रधानमंत्री के साथ इन अरबपतियों की मौजूदगी संकेत देती है कि भारत की कूटनीति अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बन चुकी है। धर्म, राष्ट्रवाद और ब्रांड। लेखक का एक रोचक विश्लेषण है, भारत के अरबपति सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक प्रभाव भी रखते हैं। वे राष्ट्रवाद, परंपरा और आधुनिकीकरण तीनों को मिलाकर एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं जो जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ लेता है। उदाहरण के लिए, देशभक्ति के नाम पर प्रोडक्ट्स बेचना, मेक इन इंडिया की लहर पर ब्रांड चढ़ाना, यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं, एक सामाजिक इंजीनियरिंग है।
जनता की सहमति, चुप्पी ही समर्थन। बुद्धिमान अरबपति जानते हैं कि सत्ता पाने का सबसे बड़ा साधन जनता की सहमति है। और अगर जनता बोलती नहीं तो वही सहमति बन जाती है। इसलिए वे शोर नहीं, व्यवस्था खरीदते हैं। और यही द बिलियनियर राज की सबसे खतरनाक खूबी है, ये बिना शोर के चलता है। समापन पार्ट 3। लेखक कहते हैं, भारत की राजनीति अब विचारधारा से नहीं, पूंजी से चलती है। और यही पूंजी कभी मंदिर बनवाती है, कभी सड़क और कभी नीति। इसका परिणाम यह है कि भारत एक लोकतंत्र होते हुए भी धीरे धीरे कॉरपोरेट स्टेट में बदल रहा है, जहां जनता वोट देती है पर फैसले बोर्डरूम्स में लिए जाते हैं। अध्याय 4, आम आदमी बनाम अरबपति, भारत की कहानी। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। भारत एक ऐसा देश जहां सपनों की भीड़ उतनी ही बड़ी है जितनी उसकी आबादी। यहाँ हर गली, हर मोहल्ले में कोई ना कोई अपने भाग्य को बदलने का सपना देखता है। लेकिन इस सपने का रंग अब बदल चुका है। कभी यह सपना होता था, नौकरी मिले, घर हो, परिवार खुश रहे। अब यह सपना है, सफलता दिखनी चाहिए। इसी सोच ने भारत को मिडिल क्लास वर्सेस बिलियनियर समाज में बांट दिया है, जहां दोनों के बीच का अंतर सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सिस्टम की पहुंच का है। नया भारत, समान अवसर का भ्रम। भारत को अक्सर समान अवसरों वाला देश कहा जाता है, पर सच्चाई यह है कि मौके सबके लिए समान नहीं, सुविधा सिर्फ कुछ के पास है। लेखक जेम्स क्रैबट्री कहते हैं, भारत में अमीरी कमाने का तरीका और गरीबी झेलने का कारण दोनों व्यवस्था के भीतर छिपे हैं। मध्यम वर्ग को लगता है कि मेहनत से वह सब पा सकता है, पर असली खेल नीति, नेटवर्क और नाम से चलता है। मध्य वर्ग, उम्मीदों का भार। भारत का मध्य वर्ग देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। वो टैक्स देता है, सेवाएं देता है और फिर भी खुद सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। हर महीने ईएमआई, स्कूल फीस और महंगाई से लड़ते हुए वह स्टेबल दिखने की कोशिश करता है। मगर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अमीरों की दुनिया इतनी चमकीली बन गई है कि उसे खुद की दुनिया धुंधली लगने लगी है। वो अब प्रेरणा नहीं, तुलना में जी रहा है। असमानता का नया रूप। भारत में अब गरीबी और अमीरी अलग अलग शहरों में नहीं, एक ही सड़क के दोनों किनारों पर बसती है। एक तरफ मुंबई की झोपड़ियां, दूसरी तरफ एंटीलिया जैसी इमारत। एक तरफ ओला का ड्राइवर, दूसरी तरफ वही ग्राहक जो ओला का मालिक है। ये दृश्य केवल आर्थिक अंतर नहीं दिखाते, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान की कहानी भी कहते हैं। मध्यम वर्ग अब अमीर बनना चाहता है, पर अमीर वर्ग अब भगवान जैसा प्रभाव चाहता है। शिक्षा और अवसर की खाई। कभी कहा जाता था, पढ़ाई से सब संभव है, पर अब शिक्षा भी एक बिजनेस मॉडल बन चुकी है। प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान, विदेशी यूनिवर्सिटी, हर जगह फीस इतनी ऊंची है कि असली टैलेंट अक्सर बाहर रह जाता है। लेखक कहते हैं, भारत में अब नॉलेज इकोनॉमी का मतलब मनी इकोनॉमी हो गया है। अरबपतियों के बच्चे दुनिया के बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ते हैं, जहां से वे लौटकर भारत की कंपनियों के निदेशक बनते हैं। मध्यम वर्ग के बच्चे परीक्षाओं और नौकरियों में उम्र बिताते हैं। असफलता की कीमत। मध्यम वर्ग के लिए एक असफलता ही सब कुछ तोड़ सकती है। एक असफल बिजनेस, एक खराब नौकरी या एक बीमारी। पर अरबपति के लिए असफलता सिर्फ नई शुरुआत होती है, क्योंकि उनके पास सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत होती है। बैंकों से लोन माफी, सरकारी छूट या नए प्रोजेक्ट की मंजूरी। लेखक कहते हैं, भारत में असफलता का दर्द गरीब को गिराता है, अमीर को सिखाता है। मिडिल क्लास और मीडिया का भ्रम। मीडिया हर दिन मध्यम वर्ग को सपनों की नई तस्वीरें दिखाता है। लग्जरी कार, विदेशी छुट्टियां, फिटनेस और स्टेटस। लोगों को लगता है कि अमीरों जैसा दिखना ही सफलता है। ब्रांड्स ने अब मिडिल क्लास साइकोलॉजी को पकड़ लिया है। हर चीज को ड्रीम और लग्जरी का रूप दे दिया गया है। यहां तक कि उधार लेकर खर्च करना भी स्मार्ट चॉइस कहा जाता है। ये वही जाल है जो धीरे धीरे मध्यम वर्ग को फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में धकेल देता है। भारत की अमीरी मेहनत नहीं, विरासत। भारत के अरबपतियों में अधिकांश सेल्फ मेड नहीं हैं। वे या तो पुराने औद्योगिक घरानों से हैं या राजनीतिक संपर्कों से लाभान्वित। जेम्स क्रैबट्री लिखते हैं, भारत में सेल्फ मेड बिलियनियर
दरअसल सिस्टम मेड बिलियनियर होते हैं। जहां एक नया उद्यमी परमिट के लिए सालों तक भटकता है, वहीं पुराने घरानों के लिए सारे दरवाजे पहले से खुले रहते हैं। नई मानसिकता, सक्सेस ही धर्म है। भारत में अब सक्सेस एक नई पूजा बन चुकी है। लोग अब अच्छे इंसान बनने से ज्यादा सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। इस दौड़ में नैतिकता, सहानुभूति और सामूहिकता धीरे धीरे खो रही है। हर व्यक्ति अब अपने ब्रांड पर काम कर रहा है, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, अपनी लग्जरी लुक पर। बुद्धि और आत्मा के बीच अब इमेज हावी हो गई है। आम आदमी का गुस्सा धीरे धीरे यह अंतर गुस्से में बदल रहा है। लोग महसूस करने लगे हैं कि यह सिस्टम उनके लिए नहीं बना। सड़क पर ट्रैफिक, ऑफिस में टारगेट और राजनीति में प्रचार, हर जगह वही असंतुलन है। मध्यम वर्ग थक चुका है एडजस्ट करते करते। वह अब सवाल पूछना चाहता है, अगर अमीर टैक्स में छूट पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अरबपतियों का जवाब दिलचस्प बात यह है कि भारत के अरबपति इस गुस्से से डरते नहीं, बल्कि उसे शामिल कर लेते हैं। वे सोशल वर्क करते हैं, फाउंडेशन खोलते हैं, सीएसआर के जरिए स्कूल, अस्पताल बनाते हैं। पर लेखक लिखते हैं, यह दान नहीं, डैमेज कंट्रोल है। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर जनता बहुत ज्यादा नाराज हो गई तो सिस्टम हिल सकता है। नई सामाजिक रेखा। भारत में अब दो वर्ग नहीं, चार वर्ग हैं। एक गरीब, दो मिडिल क्लास, तीन अमीर, चार अरबपति। और इनके बीच की दूरी अब केवल जीवन शैली की नहीं, समय की है। एक अरबपति का एक दिन किसी आम व्यक्ति की पूरी जिंदगी से महंगा है। यहां समय ही पैसा नहीं, पैसा ही समय खरीदता है। समापन पार्ट 4। लेखक कहते हैं, भारत अब दो दुनियाओं में बंट चुका है। एक जो दौड़ रही है और एक जो देख रही है। मध्यम वर्ग अभी भी आशा में है, पर सिस्टम उसके साथ नहीं है। अरबपति अब राष्ट्र के प्रतीक हैं और आम आदमी केवल दर्शक। द बिलियनियर राज हमें यही दिखाती है कि असली विभाजन जाति, धर्म या भाषा का नहीं, बल्कि अवसर का है। और जब अवसर सीमित हो जाए तो सपने भी महंगे हो जाते हैं। अध्याय 5। अरबपतियों की लाइफस्टाइल और आधुनिक भारत का ब्रांड। कल्चर चैनल। ऑडियो बुक हिंदी। भारत एक ऐसा देश जहां कुछ दशक पहले लक्जरी का मतलब था रंगीन टीवी और स्कूटर। और आज जहां अरबपतियों की कारों के काफिले में सड़कें रुक जाती हैं, जहां निजी जेट सामान्य बात है और जहां स्टेटस ही नई पहचान है। लेखक जेम्स क्रैबट्री कहते हैं, भारत की नई अमीरी केवल संपत्ति नहीं, बल्कि प्रदर्शन है। यह वह युग है जहां पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिखना, जहां वैभव, प्रभाव और ब्रांड एक साथ चलते हैं और साथ में चलते हैं कैमरे। अमीरी का प्रदर्शन, नया धर्म। भारतीय अरबपति अब साइलेंट मिलियनेयर नहीं रहे, वे अब विजिबल बिलियनर्स हैं। उनके घर, उनकी शादी, उनकी यात्राएं सब पब्लिक शोकेस बन चुकी हैं। कभी निजी जीवन का प्रतीक एंटिलिया अब सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। यह केवल घर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। जैसे पुराने जमाने में राजा अपने महल बनाते थे, वैसे ही आज के अरबपति अपनी लेगेसी आर्किटेक्चर बना रहे हैं। शादियां, समाज का नया तमाशा। भारत में अरबपतियों की शादियां अब सामाजिक आयोजन नहीं, ग्लोबल इवेंट बन चुकी है। विदेशी लोकेशन, बॉलीवुड कलाकार, राजनीतिक अतिथि और मीडिया कवरेज, सब कुछ एक ही मंच पर। यह केवल खुशी का उत्सव नहीं, बल्कि प्रभाव का प्रदर्शन है। लेखक कहते हैं, इन शादियों में खर्च सिर्फ समारोह के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक पोजिशनिंग के लिए किया जाता है। यह वही युग है जहां दान और दिखावा एक ही मंच पर नाचते हैं। लग्जरी, आत्मसंतुष्टि का भ्रम। लग्जरी शब्द अब केवल भौतिक चीज नहीं, बल्कि इमोशनल एक्सपीरियंस बन चुका है। भारत में लग्जरी का अर्थ है भीड़ से अलग दिखना। हर ब्रांड, हर घड़ी, हर परफ्यूम एक कहानी बनाता है कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं। पर सच्चाई यह है कि यह अलगपन एक मार्केटिंग फॉर्मूला है। लक्जरी अब आइडेंटिटी बेचती है। जो खरीद सकता है वह विशिष्ट कहलाता है। अरबपतियों की जीवन शैली। भारत के अरबपति अब केवल निवेशक नहीं, बल्कि टेस्ट मेकर भी हैं। वे तय करते हैं कि देश में कौन सा ब्रांड एलीट कहलाएगा, कौन सा होटल, कौन सी कार सपनों का प्रतीक होगी। वे अपने जीवन को एक टेम्पलेट बनाते हैं जिसकी नकल मिडिल क्लास करता है।
उनकी दुनिया में ना फिटनेस पर्सनल ट्रेनर्स, इंटरनेशनल डिजाइनर्स, प्राइवेट जेट्स, स्पा हॉलिडेज सामान्य चीजें हैं। वे किसी उत्पाद का विज्ञापन नहीं करते, बल्कि लाइफस्टाइल का प्रचार करते हैं। मीडिया और लग्जरी की साझेदारी। मीडिया ने इस लग्जरी रिवॉल्यूशन को और चमकदार बना दिया है। हर पेज पर बिलियनियर स्टोरीज, हर मैगजीन में टॉप 10 रिच इंडियन, हर शो में साइसस आइकॉन। मीडिया अब केवल खबर नहीं, बल्कि आकर्षण का माध्यम है। वह जनता को बताता है कि सक्सेस कैसी दिखती है। यानी अब खबरें प्रेरणा नहीं, इच्छाएं जगाती हैं। फाउंडेशन, सोशल वर्क और इमेज बिल्डिंग। भारत के अरबपति जानते हैं कि लग्जरी विथआउट लिजिटिमेसी टिकाऊ नहीं होती। इसलिए वे फाउंडेशन खोलते हैं, दान करते हैं, स्कूल और अस्पताल बनाते हैं। पर यह सब सोशल वर्क नहीं, बल्कि रेपुटेशन मैनेजमेंट है। क्योंकि आधुनिक युग में अच्छा दिखना ही अच्छाई है। जेम्स क्रैबट्री कहते हैं, भारत के अरबपति अपने नाम को ब्रांड की तरह संभालते हैं। सोशल मीडिया नया महल अब महल सिर्फ ईंटों का नहीं, फॉलोअर्स का भी होता है। अरबपतियों के इंस्टाग्राम अकाउंट, उनकी यात्रा, उनकी तस्वीरें सब केयरफुली क्यूरेटेड होती हैं। यह उनकी डिजिटल प्रीस्टेज है, एक केयरफुली डिजाइन्ड इल्यूजन जहां हर तस्वीर संदेश देती है, मैं सफल हूं, मैं अलग हूं। और जनता इस डिजिटल महल को देखकर खुद के सपनों को उसी रूप में ढालने लगती है। अरबपतियों की राजनीति। जनता का भ्रम। दिलचस्प बात यह है कि अरबपति अब राजनीति के चेहरे भी बन गए हैं। वे चुनावों में भाग नहीं लेते, पर जन भावना को दिशा देते हैं। वे राष्ट्रवाद, परंपरा, संस्कृति की भाषा अपनाते हैं, ताकि जनता उन्हें देशभक्त माने, न कि लालची। लेखक कहते हैं, भारत का नया अरबपति टैक्स कम देता है, पर राष्ट्र के प्रतीक जरूर बनता है। आधुनिक भारत, ब्रांड इंडिया, सरकार और कॉरपोरेट अब एक साथ ब्रांड इंडिया बना रहे हैं, जहां अमीरी और विकास को एक दूसरे का पर्याय बताया जाता है। जब किसी अरबपति का नाम विदेशों में गूंजता है, तो उसे भारत की सफलता कहा जाता है। पर यह आंशिक सच्चाई है, क्योंकि उस सफलता में मध्यम वर्ग की मेहनत छिपी होती है। लेखक कहते हैं, भारत की सफलता सामूहिक है, पर उसका श्रेय व्यक्तिगत बना दिया गया है। स्टेटस एंग्जाइटी। आधुनिक मानसिकता। अब हर व्यक्ति खुद से तुलना कर रहा है। वो कहां पहुंचा, मैं पीछे क्यों हूं। यह स्टेटस एंग्जाइटी भारत के आधुनिक मन की बीमारी बन चुकी है। लोग अमीरों को देखकर खुश नहीं, बेचैन होते हैं। और इस बेचैनी को कॉरपोरेट्स भुनाते हैं। ईएमआई लग्जरी, इजी प्रेस्टीज, बाय नाउ, फील रिच। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका अंत नहीं, क्योंकि फिनिश लाइन हर साल बदल जाती है। असली अमीरी क्या है? बुद्ध ने कहा था, जो संतुष्ट है वही अमीर है। पर आधुनिक भारत में संतुष्टि को फेलियर माना जाने लगा है। यहाँ जो थक गया वो पिछड़ गया। इस दौड़ में मानवता, धैर्य और आत्मशांति धीरे धीरे विलासिता बन गए हैं। समापन पार्ट 5। लेखक जेम्स क्राइबट्री कहते हैं, भारत की अमीरी अब केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। अरबपति अब सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वे मीनिंग बेचते हैं। और यही द बिलियनियर राज की असली सच्चाई है, कि यह एक ऐसा युग है जहां धन ही नहीं, धारणा भी बिकती है। अध्याय 6। भविष्य का भारत। पैसा, शक्ति और असमानता की दिशा। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। भारत का भविष्य आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वह जितना आशाजनक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। एक तरफ देश डिजिटल युग की रफ्तार पकड़ चुका है, और दूसरी तरफ असमानता की जड़ें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई हैं। लेखक जेम्स क्राइबट्री इस अध्याय में कहते हैं, भारत अब दो समानांतर दिशाओं में दौड़ रहा है। एक ओर समृद्धि, दूसरी ओर विभाजन। विकास का नया युग। पिछले 3 दशकों में भारत ने गरीबी घटाने, शिक्षा बढ़ाने और डिजिटल पहुंच में ऐतिहासिक प्रगति की है। पर सवाल यह है कि अवानम, क्या यह विकास सबका है? जीडीपी बढ़ रही है, पर अवसर घट रहे हैं। स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, पर स्थायी रोजगार घट रहा है। यह बिलियनियर राज का दूसरा चेहरा है, जहां अमीरी बढ़ती है, पर स्थिरता गायब हो जाती है। तकनीक और धन। नया गठबंधन इंडिया अब टेक्नोलॉजी पावर बन चुका है। एआई, डेटा, फिनटेक, स्पेस, हर क्षेत्र में भारत उभर रहा है।
पर इन सारे सेक्टरों की ओनरशिप फिर उन्हीं गिने चुने अरबपतियों के पास है। डिजिटल इंडिया का सपना अब डेटा बिलियनियर्स का साम्राज्य बन गया है। डेटा नया तेल है और उसका रिफाइनरी उन्हीं के पास है। भविष्य का अरबपति वह नहीं होगा जिसके पास जमीन या फैक्ट्री है, बल्कि जिसके पास डेटा है। नौकरी बनाम निवेश, जहां एक और अरबपति एआई और ऑटोमेशन में निवेश कर रहे हैं, वहीं आम युवा नौकरियों की तलाश में संघर्ष कर रहा है। लेखक कहते हैं, भारत का मिडिल क्लास अब प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर बन गया है। हर नया स्टार्टअप लोगों की जरूरतें पूरी करता है, पर उन्हें स्थायी आजीविका नहीं देता। यह गिग अर्थव्यवस्था की वह सच्चाई है जहां लोग काम तो करते हैं, पर कर्मचारी नहीं माने जाते। अरबपतियों की भूमिका, राष्ट्र निर्माता या लाभार्थी। भारत के अरबपति अब केवल कारोबारी नहीं, डेवलपमेंट पार्टनर्स कहे जाते हैं। सरकारें उन्हें नेशन बिल्डर्स बताती हैं। पर लेखक का तर्क है, अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए कि सरकार उसके बिना नीति न बना सके, तो यह साझेदारी नहीं, निर्भरता है। यानी भारत का विकास अब निजी पूंजी के इर्द गिर्द घूमने लगा है। नई असमानता, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी, पर उसने नया विभाजन भी बनाया, कनेक्टेड वर्सेस डिस्कनेक्टेड इंडिया। शहरी भारत के पास हाई स्पीड इंटरनेट, एआई टूल्स और ग्लोबल अवसर हैं, पर ग्रामीण भारत अब भी नेटवर्क और शिक्षा के बीच झूल रहा है। ये वही खाई है जो द बिलियनर राज को स्थायी बनाए रखती है। शिक्षा और अवसर का भविष्य। शिक्षा अब राष्ट्र का इंजन नहीं, प्राइवेट मार्केट का प्रोडक्ट बन चुकी है। एडटेक कंपनियां अरबों में खेल रही हैं, पर शिक्षा का असली उद्देश्य, समान अवसर, धीरे धीरे गायब हो रहा है। मध्यम वर्ग ज्ञान खरीद रहा है, जबकि अरबपति उसे बेच रहे हैं। क्लाइमेट कैपिटलिज्म। हरित अमीरी का नया दौर, अब एक नया शब्द उभरा है, ग्रीन बिलियनियर्स। वे उद्योगपति जो पहले कोयले से पैसा कमाते थे, अब रिन्यूएबल एनर्जी के मसीहा बन गए हैं। वे ही नीति बनाते हैं, वे ही निवेश करते हैं और वे ही पुरस्कार पाते हैं। लेखक व्यंग्य में लिखते हैं, भारत के अरबपति पर्यावरण भी बचा रहे हैं, मगर अपने हिस्से का मुनाफा निकालकर। जनता का दृष्टिकोण। आज भारत का नागरिक पहले से ज्यादा जागरूक, पर पहले से ज्यादा थका हुआ है। वह सब देख रहा है, पर कुछ बदल नहीं पा रहा, क्योंकि अब सत्ता केवल वोट से नहीं, प्रभाव से तय होती है। मीडिया, शिक्षा, मनोरंजन, सबकी डोर उन्हीं हाथों में है जो अरबपति कहलाते हैं। राजनीति का भविष्य। भारत में अब राजनीति विचारधारा से नहीं, फंडिंग कैपेसिटी से तय होती है। जो धन दे सकता है, वह दिशा भी तय करता है। यानी अरबपति केवल नीति नहीं, लोकतंत्र की धारा भी नियंत्रित करने लगे हैं। इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वन। नैतिकता का प्रश्न लेखक पूछते हैं, क्या भारत का सपना केवल अमीर बनने तक सिमट गया है? कभी यह देश संतों और साधुओं की भूमि था, जहां त्याग सर्वोच्च मूल्य था। आज यहां दिखावा सर्वोच्च है, परंतु हर युग अपने संत खुद पैदा करता है, और आज भी लाखों लोग ईमानदारी, सेवा और आत्मसम्मान से अपना रास्ता बना रहे हैं। उम्मीद की किरण। लेखक का निष्कर्ष यह नहीं है कि भारत खो गया है, बल्कि यह कि भारत परिवर्तन के कगार पर है। जो असमानता आज दिख रही है, वही कल सुधार की नींव बनेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर असंतुलन एक नए संतुलन को जन्म देता है। भारत का युवा अब नौकरी नहीं, नवाचार चाहता है। वह अब अपनी आवाज सोशल मीडिया से नहीं, स्टार्टअप और आइडियाज से उठा रहा है। अंतिम संदेश। बिलियनियर राज हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की ताकत कुछ अरबपतियों में नहीं, 140 करोड़ सपनों में है। लेखक कहते हैं, अगर भारत अपने अवसर सबको बांट दे, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था बन सकता है। समापन पाठशा। और इसी के साथ समाप्त होती है द बिलियनियर राज, भारत के अरबपतियों की असली कहानी। ये केवल किताब नहीं, बल्कि हमारे समय का दर्पण है, जो दिखाता है कि हम कहां खड़े हैं और कहां जा सकते हैं। आप सुन रहे थे द बिलियनियर राज। लेखक जेम्स क्रैबट्री। हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट बाय ऑडियो बुक हिंदी।